हेलो स्टूडेंट्स, हेनरीज लॉ स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम बिल्कुल बोर्ड्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे, एज वेल एज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी कवर, और जितने वेरिएशंस है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी कवर करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेनरीज लॉ। व्हाट डज हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ का कहना है कि कोई भी गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व है, if any gas is dissolved in liquid, then it is directly proportional to partial pressure of its gas. इस पूरे, अगर मैं बोलूं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट कई बार मुश्किल किस वजह से हो जाता है, डेफिनेशन की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम हमने बहुत देखा है एनसीईआरटी में। क्या कि वी हैव अ लिक्विड, यहाँ पे मान लेते हैं येलो कलर का लिक्विड है, और उसके ऊपर एयर है या कोई एक पर्टिकुलर गैस। ठीक है, अब क्या हुआ, इसे हमने एक मासलेस पिस्टन से कवर किया हुआ है, मींस ये स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे, दैट कैन बी, इट इज अ मूवेबल पिस्टन, राइट। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, इसके ऊपर एक वेट रखा है, एंड लेट्स से दैट वेट इज W1। कितना वेट है ये? W1 ग्राम का है। अब गैस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड मॉलिक्यूल में जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होता और तुरंत बाहर आ जाते हैं। मतलब जिस रेट से ये गैसियस मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे उसी रेट से बाहर आ जाएंगे, राइट। अब अगला डायग्राम अगर हम देखें तो क्या हुआ है, तो इन नेक्स्ट डायग्राम वी कैन से एक मूवेबल पिस्टन है, लेकिन अब इस पर क्या है, वेट इंक्रीज कर दिया। वेट को इंक्रीज किया तो डेफिनेटली ये मूवेबल पिस्टन अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और अब क्या हुआ है कि यू कैन से जो वेट था वो दो वेट रख दिए। पहले वेट था W1, अब वेट हो गया W2, मतलब वेट इंक्रीज हो गया। और जो एक्वस सॉल्यूशन है अगेन, उसमें अब गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा जाएंगे क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे तो एक तो वॉल्यूम कम होने की वजह से ऊपर भी गैसियस मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, एंड जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे थे लिक्विड में और फिर वापस आ रहे थे वो भी इंक्रीज हो गया नंबर, राइट। तो यहां से हमें केस 1 वाले डायग्राम से केस 2 वाले डायग्राम पे गए तो हमें ये समझ आया कि जो गैस है व्हाइट कलर इन दिस केस, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। प्रेशर कौन सा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। लेट्स से थोड़ा और समझते हैं, अगर ये गैस नाइट्रोजन है तो प्रेशर भी किसका लेके? नाइट्रोजन का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सीधे डेफिनेशन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि यू कैन से, फिर हमने क्लोज बीकर लिया एंड इसके अंदर लेट से जो वाटर है ये रहा, और इसके अंदर दो गैसेस है, राइट। ध्यान से सुनना, इसके अंदर दो गैसेस है, एक ऑक्सीजन गैस है और एक नाइट्रोजन गैस है। मान लेते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस है वो है ग्रीन कलर की, राइट, और जो नाइट्रोजन गैस है वो है येलो कलर की। तो नाइट्रोजन गैस येलो कलर की, वो हमने मान लिया। अब ऑब्वियसली इनका कॉम्पोजिशन सब कुछ एनवायरनमेंट में अलग है, तो वी नो दैट कि नाइट्रोजन 80% है और 20% ऑक्सीजन है, तो रेशियो 1:4 है। तो वी कैन से ऑक्सीजन की 1 मोल है और नाइट्रोजन का 4 मोल है, राइट। अब यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर, ध्यान समझना जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर मैंने बोला कि लेट से प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2 एटमॉस्फेयर, तो कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व है। क्या है? कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व। और नाइट्रोजन का प्रेशर, ध्यान से सुनना, 0.8 एटमॉस्फेयर है, तो कुछ नाइट्रोजन भी कुछ अमाउंट डिसॉल्व। अब मेरा स्टेटमेंट बड़े ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें और नाइट्रोजन गैस ऐड कर दूं
ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें और नाइट्रोजन गैस ऐड कर दूं तो क्या ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगा या ज्यादा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो देखिए, अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन गैस ऐड हुई तो ऑब्वियसली उसकी वजह से नाइट्रोजन का प्रेशर तो इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से वो प्रेशर इंक्रीज हुआ 0.1, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो पहले 0.8 एटमॉस्फेयर था वो कितना हो गया? 0.9 एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पहले 0.2 था, जब नाइट्रोजन इतना ऐड किया कि प्रेशर इंक्रीज हुआ 0.1 एटमॉस्फेयर, तो ऑब्वियसली टोटल प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। यानी कि इनिशियली अगर टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तो नाइट्रोजन गैस ऐड करने के बाद प्रेशर कितना हो गया? इट बिकम्स 1.1 एटीएम। अब यहां बड़े ध्यान सुनना, टोटल प्रेशर बढ़ा, नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ा, तो अब बात आप बताइए, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी और नाइट्रोजन भी डिसॉल्व होगी। तो बड़े ध्यान से ऑप्शन सुनना, क्या होगा? ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, लिक्विड में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट इंक्रीज होगा, या डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा? क्या इंक्रीज होगा? या बोथ? दोनों ही हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज फॉर मेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना, आप हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसी मिस्टेक की वजह से होता है। तो ध्यान से सुनना, हेनरीज लॉ का कहना है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, कोई भी गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसीलिए ये मैं हाथ से लिख रहा हूं, ये नहीं तो, क्योंकि टाइप करने में वो एक एक वर्ड पे नजर नहीं जाती है। तो यहां से हमें समझ आएगी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। यानी कि उस गैस का जो प्रेशर है उसी पे ही डिपेंड करेगा कि वो गैस कितनी डिसॉल्व होगी लिक्विड स्टेट में। मतलब यहां से हमें यह समझ आता है कि पहले नाइट्रोजन का प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर था और ऑक्सीजन का 0.2 था और टोटल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था। सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व एंड नाइट्रोजन एज पर देयर पार्शियल प्रेशर। इंपॉर्टेंट लाइन थी, एज पर देयर पार्शियल प्रेशर, जो इनका आपस में पार्शियल प्रेशर था। अब क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर जब इंक्रीज हुआ तो हमने नाइट्रोजन ऐड की, तो पार्शियल प्रेशर किसका बढ़ा? नाइट्रोजन का। टोटल प्रेशर बढ़ा और पार्शियल प्रेशर बढ़ा किसका? नाइट्रोजन का। क्या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा? नो। किसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा? नाइट्रोजन का। तो जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज हुआ है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिमेन सेम, ये वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज टोटल प्रेशर तो बढ़ा है बट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम रहा। प्लस डाल्टन्स लॉ 11th क्लास में पढ़ते हैं, यहां भी मैं इसे कनेक्ट करता हूं क्योंकि उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी पूछे हैं एंड जेई और नीट। यस, बोर्ड की कंसेप्चुअल तैयारी करने का एक ये भी फायदा होता है कि अगर आप बोर्ड में कंसेप्चुअली स्ट्रांग है ना, एक तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत कम होता है, और उसके लिए जब आप कंसेप्चुअल प्रिपेयर करते हैं तो आप नीट और जेई में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इजीली निकाल जाएंगे। हाँ, सम सेट ऑफ क्वेश्चंस जेई और नीट के जो अलग होते हैं वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वो क्वेश्चन भी आप निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको ये बात समझ आई तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अगर नहीं समझ आए तो फिर कमेंट करना। वैसे तो मैं बोलूंगा कि एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, बट स्टिल डाउट हो तो कमेंट करना। तो स्टेटमेंट सुनो, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, कोई भी गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व होगी इज proportional to total pressure, is proportional to total pressure।
वो प्रोपोर्शनल किसके हैं? टोटल प्रेशर के है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नेक्स्ट, अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट है कि वी हैव अ क्लोज्ड बीकर। हमारे पास एक क्लोज्ड बीकर है और उसमें वाटर के ऊपर वी हैव 4 गैसेस। वाटर के ऊपर हमारे पास 4 गैसेस हैं और वो गैसेस कौन कौन सी है? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। एंड सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसी अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग सभी कुछ कुछ डिसॉल्व है वाटर में। ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है कि CO2, O2, नाइट्रोजन, हीलियम ये गैसेस थी, अपने पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ये सब इस लिक्विड में डिसॉल्व है, राइट? ये सब इस लिक्विड में डिसॉल्व है। अब स्टेटमेंट क्या है? ऑन रिमूविंग CO2 गैस फ्रॉम वेसल, अगर आप क्लोज्ड वेसल से CO2 गैस रिमूव कर लेते हैं, ऑन रिमूविंग CO2 गैस फ्रॉम क्लोज्ड वेसल, solubility of ऑक्सीजन डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टोटल प्रेशर, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर में डिक्रीज क्या होगा? हो जाएगा, क्योंकि चारों गैसेस का सम है टोटल प्रेशर। अगर आप इसमें से CO2 रिमूव कर लेंगे तो टोटल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो कम हो जाएगी। क्या लगता है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? कमेंट करो और मैं बता देता हूं आंसर। आई होप आपने सही सीखा है। फॉल्स। व्हाई? बिकॉज हेनरीज लॉ क्या कह रहा है कि जितनी गैस डिसॉल्व होगी, मतलब ऑक्सीजन जितना इस वाटर में डिसॉल्व होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। हीलियम जितना डिसॉल्व होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम होगा। नाइट्रोजन जितना डिसॉल्व होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा। मींस हेनरीज लॉ का कहना है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, अगर मास कह रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व is directly proportional to partial pressure of oxygen dissolve। अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में बात कर रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हो मोल पर लीटर में, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन मोल्स पर लीटर डिसॉल्व इन लिक्विड या वाटर, हमेशा वाटर होगा, is directly proportional to partial pressure of oxygen only। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझ आया। अगर ये समझ आ गया कभी गलती नहीं होगी। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आया? कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर मींस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, नॉट ऑन टोटल प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर पे, नॉट ऑन टोटल प्रेशर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, मींस यहां से अपने को क्लियर है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। किसमें चेंज आया? सिर्फ CO2 के पार्शियल प्रेशर में चेंज आया। तो यहां पे जब मैंने इसमें से CO2 रिमूव किया तो सिर्फ क्या हुआ? नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो है सेम रहा, हीलियम का पार्शियल प्रेशर सेम रहा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम रहा। किसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ? CO2 का। तो सॉल्युबिलिटी किसकी डिक्रीज होगी? CO2 की। तो ये कंसेप्ट समझने के बाद कोई न्यूमेरिकल आपसे गलत होने वाला नहीं है। तो यहां पे मैं यही बोलूंगा कि हम जनरली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल स्किप करके क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो न्यूमेरिकल की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बस वो क्वेश्चन लर्न करते जाओगे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो अटेम्प्ट हो जाएगा, और वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो अटेम्प्ट नहीं होगा, जो कि नीट में और जेई मेंस और एडवांस में होता ही है कि क्वेश्चन देखा हुआ नहीं आता है। तो इसलिए कंसेप्ट पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब इस डेफिनेशन को
मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन, जो कि सबसे ज्यादा ये टर्म यूज होती है, इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो इट इज रिटन एज X इज इक्वल टू KHP और P इक्वल टू KHX। KH को दोनों तरफ ऐसे लिख सकते हैं। This definition, yeah, you can say this generalization is mostly used। सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, बट आप ये भी यूज कर सकते हो। बोथ आर करेक्ट बिकॉज KH इज हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि जो KH है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट, ये क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। और बाय जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि यूनिट जो राइट हैंड साइड पे है इक्वल टू साइन के उधर की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहां प्रेशर है तो KH इंटू एक्स भी क्या होगा, प्रेशर होगा। मींस अगर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो मींस हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर। यहां से मैं ये भी समझ आया कि ये फॉर्मूला कब करेक्ट है, when unit of Henry's constant is atmosphere inverse। बट जरूरी नहीं है कि प्रेशर की यूनिट हर बार एटमॉस्फेयर ली जाए, बार भी ले सकते हैं तो बार इनवर्स, पास्कल भी ले सकते हैं पास्कल इनवर्स। सेम वे ये जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, जब भी इसे यूज करते हैं तो यहाँ हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होती है, यूनिट होती है एटमॉस्फेयर या बार या पास्कल, राइट। तो आई गेस अब हमें क्लियर हो गया है हेनरीज लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। मतलब यहाँ टोटल प्रेशर नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन होगा, CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 होगा, और H2S गैस की बात कर रहे हैं तो H2S होगा, राइट। नाउ अब इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, अब इसे कन्वर्ट करते हैं किस टर्म में, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, क्योंकि कई बार मोल पर लीटर में भी सॉल्युबिलिटी पूछ लेते हैं। तो वी नो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस is directly proportional to Henry's constant and mole fraction of that gas. Now what is the formula of mole fraction? इसका फॉर्मूला क्या होगा, number of moles of that gas divided by number of moles of gas। तो जब लिक्विड में गैस डिसॉल्व होता है तो गैस इज अ सॉल्यूट, क्योंकि वो लेस अमाउंट में होगा। और एक और चीज, गैस लिक्विड में बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 99.99% में जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा, चाहे बोर्ड में आए चाहे नीट में या जेई में, हमेशा आपसे बोला होगा कि वाटर में गैस डिसॉल्व हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर में, करेक्ट। अब सॉल्युबिलिटी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो इसके इक्वल है। अब यहां पे एक एजम्पशन है और ये एजम्पशन एकदम सही भी है। यहां पे एजम्पशन क्या है कि जो गैस हम डिसॉल्व मान रहे हैं वो आइडियल होनी चाहिए, यानी दैट गैस शुड बी आइडियल। हम उसको आइडियल गैस मान रहे हैं, रियल गैस नहीं मान रहे। गैस इज आइडियल, प्लस ये ट्रू भी है कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में वो बहुत कम होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 गैस होती है बहुत कम डिसॉल्व होती है, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तुरंत ही वो गैस रिलीज हो जाती है, तो सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है। तो दूसरा एजम्पशन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट एजम्पशन, एजम्पशन नहीं बोलूंगा, इसे डेफिनेशन का यूज बोलेंगे, कि जब भी कंसंट्रेशन पूछी होती है तो वो मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालना है। जब मुझे कोई चीज 1 लीटर सॉल्यूशन में निकालनी है तो इट मींस मेरे को यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी गिवन हो उसे 1 लीटर पे लेके आना है, राइट। मोलैरिटी में यही तो किया है हमने प्रीवियसली कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। हमें मेंशन होता था
कि 2 लीटर में 0.5 मोल्स हैं, लेकिन फिर भी हम 1 लीटर में कैलकुलेट करते थे डिवाइड बाय 2। व्हाई? बिकॉज मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो, हमें उसे कहां लेके आना है? पर लीटर। व्हाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लें या मोलैरिटी लें, ठीक है, चाहे कॉन्सेंट्रेशन लें या मोलैरिटी लें, वो होता है मोल पर लीटर, यानी वॉल्यूम इज 1 लीटर। तो अब देखो, बड़े ध्यान सुनना ये बात कि गैस बहुत कम डिसॉल्व है, यानी कि जो वाटर है उसमें गैस ना के बराबर है। तो एक और, तो यहां पे हमने एजम्पशन एक और ली, और इससे आंसर सही होगा हमेशा। पहली एजम्पशन क्या है कि गैस इज आइडियल, दूसरी एजम्पशन क्या है कि गैस बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व है, तीसरी एजम्पशन है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमने क्या माना है? हमने ये माना है कि अगर पहले वाटर था और उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml थी, क्या थी डेंसिटी? 1 ग्राम पर ml, तो उसमें अगर CO2 गैस डिसॉल्व हो गई, राइट, इसमें थोड़ा सा CO2 गैस आ गया, तो भी डेंसिटी इसकी क्या रहेगी? सेम। यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 ग्राम पर ml। करेक्ट? तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और वो हमेशा हम क्या लेंगे? 1 ग्राम पर ml। नेक्स्ट, कभी भी हमने ये चीज सीखी है कि मोलैरिटी जो होती है वो सॉल्यूशन की निकाली जाती है, लेकिन कभी प्योर लिक्विड की मोलैरिटी विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी निकालते हैं। तो यहां से हमें ये समझ आया कि जो डेंसिटी है, क्योंकि 1 ग्राम पर ml है, सॉल्यूशन और वाटर सेम है, तो हमने अज्यूम क्या किया है? एजम्पशन है, फोर्थ एजम्पशन नहीं है, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना माना है? 1 लीटर माना है, ठीक है, 1000 ml। अब 1 लीटर या 1000 ml माना है, क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी जो मोल पर लीटर में होती है। करेक्ट? देखो बच्चों, कंसेप्ट एक बार समझ लोगे टेंशन खत्म। इसको बहुत सब्र से समझना और उसके बाद 2-3 बार खुद से लिख के देख लेना, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी सुनते हुए लग रहा है तो लिख लो, क्योंकि देखो नोट्स में क्या है, कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है वो लिख लो, जैसे ये एजम्पशंस। कोई ऐसी चीज जो कंसेप्चुअली याद रखनी है वो लिख लो, जैसे वो डायग्राम या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। बट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एनसीईआरटी बुक है। तो एनसीईआरटी बुक है तो उन चीजों को छोड़ के जो बुक में है, उन चीजों को छोड़ के जो आपको पता है, लाइक मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी को ही कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इफ नथिंग इज मेंशन। हालांकि कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ भी हो सकती है, मोलैरिटी, मोलैलिटी कुछ भी हो सकती है, बट अगर सिंपली कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है तो हमेशा हम मोलैरिटी मानेंगे। इस तरीके से नोट्स बनाना, नहीं तो लास्ट में हर बच्चे के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो उतने बड़े नोट्स को, इतने बड़े गट्ठे को रिवाइज करना। तो प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि शुरू में नोट्स बनाते हैं। अब नोट्स क्यों बना रहे हैं? जैसे क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन में रहने वाली बात है, इससे एक तो फील आता है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको कोई अपोज नहीं कर रहा होता, तो हमारे ब्रेन के एक शॉर्टकट लेने की आदत होती है कि जो हमने पहले सोच रखा है कोई वही बात बता देना, हमें वो सही लगती है, हम उसे क्रॉस चेक नहीं करते। तो आप देखो, ऐसे क्रॉस चेक करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि जो भी मैं पढ़ा रहे हैं सर उसे मैं लिखता जा रहा हूँ, इससे मुझे कोई फायदा हो रहा है क्या? मैं इसे एनसीईआरटी से पढ़ सकता हूँ? यस। मुझे फायदा कब होगा? जब मैं इसे बाद में बिना देखे लिखूंगा 2 बार याद करके। तो फिर अब जो सर लिखवा रहे हैं वो कहाँ लिखूं? ये तो एनसीईआरटी में है। जो उससे अलग है उसे कहाँ लिखूं? या तो स्टिकी नोट्स पे लिखूं या फिर किसी पेज पे लिख लूं और उसे एनसीईआरटी के बुक के बीच में लगा दूंगा। इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और फिर तो उसके बाद क्या करूंगा? मैं अपनी रिवीजन करता जाऊंगा। अब बस जो चीज सबकॉन्शियसली याद होती जाएगी उसे हाईलाइट करते चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुनोगे बच्चे, हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी। तो और वो एनसीईआरटी में है, तो मैं बताता जाऊंगा कि ये एनसीईआरटी में नहीं है,
वो आप लिखते जाए, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट निकाल लो, सेव योर टाइम एंड उसके बाद लिख के देखो, क्वेश्चंस करो ताकि ब्रेन रिकॉल करे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर या 1000 ml। तो जैसे ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml लिया, डेंसिटी 1 ली, तो हमें समझ आ गया कि डेंसिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी 1 है, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 ml कर देते हैं। तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम। तो अब व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, तो हमने बोला है कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर गैस की क्वांटिटी ना के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए वाटर के, 1000 बाय 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 1000 बाय 18। जैसे ये बात लिखूंगा, काफी बच्चे मेरे से बात पूछेंगे कि सर ये सॉल्यूशन का मास नहीं था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, जो सॉल्यूशन का मास है वही सॉल्वेंट का मास है, क्योंकि जो गैस डिसॉल्व हुई है बहुत कम हुई है, क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि लिक्विड के साथ बॉन्ड बना ही नहीं पाते बहुत स्ट्रॉन्ग, वो हाई प्रेशर में ही बना पाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया वाटर का 1000 बाय 18। तो नेक्स्ट पेज पे मैं फिर इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखता हूं, फटाफट देखो। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। नाउ what is the mole fraction of gas? Mole fraction of gas is number of moles of gas by total moles, number of moles of gas by number of moles of water। और उसके बाद we know that कि number of moles of gas is very very less than number of moles of water। जो गैस डिसॉल्व हो रही है वाटर में बहुत ही कम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इनका सम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के इक्वल होगा, क्योंकि गैस का अमाउंट कम है। तो वो जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज KH मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ध्यान देना, मैंने यहां गैस के मोल्स को क्या कर दिया है, इग्नोर। एंड ऑलवेज ऑलवेज वाटर के मोल्स 1000 बाय 18 होंगे। जिन्होंने कंसंट्रेशन टर्म में न्यूमेरिकल ढंग से किया है उन्हें इस बात का आइडिया भी है कि दिस इज ऑलवेज 1000 बाय 18। क्या होगा ये हमेशा 1000 बाय 18। तो इसको इधर ले जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय 18 इज इक्वल टू KH इंटू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। राइट, अब सुनो पार्शियल, अब देखो बड़े ध्यान से, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये मोल्स पर लीटर है या नहीं, बोलो ये बात समझ रहे हो कि दिस इज मोलैरिटी। व्हाई, क्योंकि ये जो मोल्स निकाल रहे हैं वो हम 1 लीटर सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाता है, मोलैरिटी के। अगर वॉल्यूम 1 लीटर होता है, इसे मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं कि मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर होता है। अब अगर V का वैल्यू 1 रख दें तो मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, बराबर। और देखो हमने वॉल्यूम कितना लिया है, 1 लीटर। कितना एज्यूम किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। क्वेश्चन आता है क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि हम चाहते हैं 1000 ml में वैल्यू निकालना। करेक्ट। अब ये मोल पर लीटर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर। कैन यू थिंक अबाउट यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। क्या तुम हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट खुद से सोच सकते हो, सोचो। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट अब क्या होगी, क्योंकि अब देखो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अब ये हो गया है C। क्या हो गया है ये, C, और ये हो गया है P, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और ये हेनरीज कांस्टेंट यहाँ K डैश लिख देते हैं जब हम, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलर है हेनरीज कांस्टेंट वो एटमॉस्फेयर में ही है, एनसीईआरटी में भी जो वैल्यू गिवन है वो एटमॉस्फेयर की टर्म में ही है। तो C इज इक्वल टू K डैश P, दिस इज अनदर फॉर्मूला। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे
जो कांस्टेंट है, जिसे आप हेनरीज कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसकी क्या यूनिट होगी? तो आप कैसे सोचेंगे? आप सोचेंगे कि इन दोनों की यूनिट मोल पर लीटर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मोल पर लीटर। तो अगर प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है, तो बताओ के की यूनिट क्या होगी? इसे सोचना है थोड़ा सा, 5 ही मिनट लगेंगे। अगर आप मेरा लेक्चर पेशेंस के साथ देख रहे हैं ना, मैं गारंटी ले रहा हूं पूरे साल भर डाउट नहीं आना हेनरीज लॉ में। तो यहां पे क्या आया? हेनरीज कांस्टेंट। तो यू कैन से हेनरीज कांस्टेंट की यहां यूनिट आई एटमॉस्फेयर इनवर्स। क्या यूनिट? एटमॉस्फेयर इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होगा, और मोल पर लीटर। ठीक है, यानी कि इसको मैं थोड़ा और ऐसा लिखूंगी, थोड़ा ज्यादातर जो मिलता है वो ऐसे मिलता है, एटमॉस्फेयर मोल पर लीटर। अगर ये यूनिट है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ा डाउट ये भी आता है। अभी मैं क्वेश्चन भी प्रदीप के डिस्कस करूंगा, जो प्रदीप में एक क्वेश्चन मेंशन है आपके एक्सरसाइज में, कि वहां पर इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल हो रहा है। तो बच्चा डाउट पूछता है, सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। अगर हेनरीज कांस्टेंट यूनिट एटमॉस्फेयर पर मोल पर लीटर है, तब तो मैं बोलूंगा सीधे यहां से स्टार्टिंग करो न्यूमेरिकल की। ठीक है, 5 स्टार मानो, 5 स्टार मतलब खा जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर है, क्या है? एटमॉस्फेयर, तो मैं बोलूंगा यहां से फॉर्मूला शुरू करो, और विद प्रैक्टिस, क्योंकि बोर्ड में स्टेप वाइज लिखना होता है, तो ये वाला स्टेप लिखना पड़ेगा, फिर ये स्टेप लिखना पड़ेगा, बट विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा कि लास्ट में तो यही आना है, लास्ट में यही आना है, P इंटू 1000/18 kh इंटू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ये बार बार रिपीट होगा, तो 2-3 बार इसे लिख लो जब तक ये माइंड में क्लियर ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट। करेक्ट। तो हमने अभी तक अगर बात की, तो हमें सबसे बड़ा डाउट जो मुझसे बच्चा पूछता है ना, वो पूछता है, सर मुझे ना आज तक ये क्लियर नहीं है कौन सा फॉर्मूला सही है, m इज इक्वल टू के पी सही है, या c इक्वल टू के पी सही है, या p इक्वल टू के एच एक्स सही है, या x इज इक्वल टू के एच पी सही है। तो सबसे ज्यादा जनरलाइज फॉर्मूला तो ये है, तो ये सही है। उसके बाद मैं बोलता हूं सब सही है, बस के की हेनरीज कांस्टेंट या जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी यूनिट देख लो। ओके, तो यहां एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस डिसॉल्व। जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द वाटर और सॉल्वेंट। मतलब वाटर के अंदर चाहे 1 मोल CO2 डिसॉल्व करो या 2 मोल CO2 डिसॉल्व करो, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। और वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर कर दो या 2 लीटर कर दो, हेनरीज कांस्टेंट यूनिट सेम रहेगी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन यूनिट ऑफ गैस ओनली। किस पे डिपेंड करता है? गैस पे। अब P इक्वल टू के एच एक्स को अब ग्राफिकल टर्म में भी सोचते हैं, कि मान लेते हैं कि हमसे बोला जाए कि हमने P इज इक्वल टू के एच एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व और अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व के बीच में मोल फ्रैक्शन की टर्म में हमने निकाला। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल होता है नीचे भी मोल होता है। इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो कर लेते हैं ड्रॉ, क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज y, दिस इज m, दिस इज x, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, यानी कि ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। तो इट्स वेरी क्लियर कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इस ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा होगा? इस ग्राफ का स्लोप बताएगा वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। क्या बताएगा? वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 गैस है, ठीक है, और 2 गैस है, और उसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, और ऐसा कर लेते हैं जो हमें पता है, एक का स्लोप 30 डिग्री है और एक है 60 डिग्री। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट? तो आई गेस इजीली बता दोगे, हेनरीज कांस्टेंट इज tan थीटा,
और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। तो ये एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो वो भी डिस्कशन हो गया हमारा। तो सीबीएसई में 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं P वर्सेस X का, देन स्लोप रिप्रेजेंट, तो स्लोप क्या बताता है, तो देन स्लोप इज हेनरीज कांस्टेंट। स्लोप क्या बता रहा है हमें, हेनरीज कांस्टेंट बता रहा है, राइट। नाउ अब हमें, हाँ, तो हमें देखो ये क्लियर हो गया कि सारे फॉर्मूले सही है, बस मुझे न्यूमेरिकल करते वक्त हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट देखनी है। अगर मैंने हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट देख ली, यहां पे देखो मास क्या होता है, ग्राम, तो फिजिक्स में सीख चुके हैं ये तो हम। मास अगर ग्राम में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो हेनरीज कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो के है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसकी यूनिट होगी ग्राम पर एटमॉस्फेयर। बहुत बार एटमॉस्फेयर लिख ले, इस बार mm ऑफ मरकरी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा एक और बात याद रख लेते हैं बातों बातों में ही, क्या कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मरकरी या 760 टॉर। ओके, तो अब C, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर C है मोल पर लीटर में, किसमें है, मोल पर लीटर में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, तो अब आप देखो प्रेशर किसमें है, मान लेते हैं mm ऑफ मरकरी में, तो K की यूनिट क्या होगी, कैन यू थिंक, यस डेफिनेटली सोच सकते हो आप कि K की यूनिट अब हो जाएगी इस तरीके से कि मोल पर लीटर है, तो K की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर mm नीचे, यानी यहां पे अगर हम बात करें, क्योंकि कि इसको नीचे ले जाओ, P को यूनिट निकालना इजी है, मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय mm। तो अब अगर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर mm इसकी यूनिट है, तो ये फॉर्मूला सही है। ऐसे ही ये एटमॉस्फेयर है या बार है, तो अगर इसकी यूनिट बार इनवर्स है तो ये सही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है। यही 2 पॉइंट है जिससे बच्चा पूरा हेनरीज लॉ गलत करता है। पहला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा कि कौन सी गैस, मतलब प्रेशर कौन सा लेना है, टोटल लेना है पार्शियल लेना है, राइट। अब अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो यहां हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर इनवर्स या बार इनवर्स। अच्छा, यहां बार होगी क्योंकि इधर कोई यूनिट नहीं है। तो टिल हियर हमने सारे कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑन हेनरीज लॉ कवर कर लिए। अब हम क्या देखेंगे कि हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स देखते हैं और हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस। जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटली एक चीज पता चली, आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो वहां डेटा से पता चलता है कि जो किसी भी गैस की हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू है किसी भी गैस के लिए, लेट्स से नाइट्रोजन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज करिए, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि गैस जब डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो वो क्या बनाता है, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन, और ये हीट रिलीज करता है। मतलब CO2 का वाटर में डिसॉल्व होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक, यानी डिसॉल्व गैस जब रिलीज होती है, मतलब जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं तो एकदम तेजी से फिश करके जो गैस निकलती है इसे बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, एक्सोथर्मिक। तो लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। मतलब अगर मैं चाहता हूं CO2 ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करते चले जाएंगे। लो टेम्परेचर पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक
जो है हमेशा चिल्ड सर्व की जाती है, क्योंकि जितनी चिल्ड होगी मींस जितना लो टेम्परेचर होगा CO2 गैस उतनी डिजॉल्व होगी एंड इट टेस्ट बेटर, उतना हमारे लिए सही होगा। तो अगर कभी भी डाउट आए कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो यही दिमाग में एग्जांपल याद रखना है कि जितने भी बेवरेजेस होते हैं जिसमें CO2 गैस होती है, यानी कार्बोनेटेड बेवरेजेस जितने भी होते हैं, दे ऑल सर्व चिल्ड। सेकेंड थिंग, अब अगर आप इन दो चीजों को रिलेट करें, अगर आप ये दो पॉइंट रिलेट करें, फर्स्ट हेनरीज कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड सेकेंड आप रिलेट करें टेम्परेचर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो इन दो पॉइंट से क्या समझ आया? ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स है, हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्ट है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये समझ आया कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इनवर्स है। मींस अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। इस पे फिर सीबीएसई में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, सीबीएसई एमसीक्यू। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीलियम हैज हायर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट देन हाइड्रोजन, then which has higher solubility? Which gas has higher solubility? कौन सी गैस की solubility ज्यादा हो? ठीक है, what is your answer? तो अब आपको पता है हीलियम की वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट की ज्यादा है, तो आंसर इज हाइड्रोजन इज मोर सोल्यूबल, हाइड्रोजन ज्यादा सोल्यूबल। और पता है इस एमसीक्यू को अपोजिट करके भी पूछ लेते हैं, कैसे? तो अगला सीबीएसई एमसीक्यू कैसे पूछ लेते हैं कि लेट्स से हीलियम इज लेस सॉल्युबल देन हाइड्रोजन, जो हीलियम है वो हाइड्रोजन से लेस सॉल्युबल है। दिस इज स्टेटमेंट 1, ये है पहली स्टेटमेंट। देन दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका ये मतलब है हीलियम हैज मोर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, हीलियम हैज हाई वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट देन हाइड्रोजन। तो दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो वी कैन से, अब आपको पता है ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो यहां हमारा आंसर क्या है? ट्रू कॉमा ट्रू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नाउ। तो ये हमने हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर सारी थ्योरीज कर ली हैं, अब न्यूमेरिकल का डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल। तो डिस्कस दिस क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज 4.34 into 10⁻⁴। बोर्ड्स में हमें ज्यादातर किस पे ध्यान देना होता है? यूनिट्स पे। तो हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यू है वो 4.34 into 10⁻⁴ यूनिट है एटमॉस्फेयर। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2 एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.2 एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी किसमें? मोल्स पर लीटर में, ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एट इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली जब भी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही होगा, मतलब जितना गैस डिसॉल्व होगा उतना ही वापस आ रहा होगा, तो रेट डिसोल्यूशन का और बाहर निकलने का वो क्या होगा? सेम हो। अब यहां पर सबसे पहले ये सोचना है कि फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट देखिए एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर देखते ही मेरे को समझ आया P = kH(x), क्योंकि इस फॉर्मूले में हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो प्रेशर की होती है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब सॉल्युबिलिटी निकालनी है मोल्स पर लीटर में, क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग होती है। तो देखिए अगला स्टेप कैसे लिखेंगे, अगला स्टेप हम लिखेंगे
partial pressure of oxygen is Henry's constant, number of moles of oxygen by number of moles of oxygen by water, right? अब अगला स्टेप क्या लिखना है, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है उसका अमाउंट कम होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से, बिकॉज गैस जनरली लिक्विड में कम ही डिसॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है वो अब क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बट जो वैल्यू निकालनी है वो मोल्स पर लीटर में निकालनी है, तो वॉल्यूम कितना मानना पड़ेगा, 1 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1000 ml। अब आप बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट क्यों सेम है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट मिक्स है ऑक्सीजन गैस वो बहुत ही कम अमाउंट में है। बहुत कम अमाउंट में होने की वजह से सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वी ऑलवेज नो गिवन मास बाय मोलर मास, 1000 बाय 18। अब यहां इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अब सीधे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH into number of moles of oxygen by number of moles of water, 1000 by 18 is 55.55, right? और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के आएंगे ये मोल्स पर लीटर में ही सॉल्युबिलिटी आएगी। तो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस विल बी मोल्स पर लीटर, बिकॉज हमने वॉल्यूम कितना माना है, 1 लीटर। तो इट कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाय Henry's constant मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2 एटमॉस्फेयर। हालांकि जब आप बोर्ड्स में करेंगे तो एक डेटा पहले गिवन का लिखेंगे, मतलब आप पहले लिखेंगे कि दिस इज KH, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी एक गिवन स्टेप होना चाहिए। फिर हम ऐसे यहां पर आएंगे। 0.2 हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 4.34 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और ये भी एटमॉस्फेयर, यूनिट कैंसिल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.55, और ये कितना हो जाएगा 55.55 इंटू 0.2, तो अप्रोक्सीमेटली हमें दिख रहा है कि मतलब 2 का टेबल तो आता ही है, तो वी कैन से 2 5 10, 2 5 10 11, 2 5 10 11। तो 55.5 को मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल आ जाएगा 2 के बाद, 11.1 डिवाइडेड बाय 4.34, 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा -4। हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिस इज 4.3, दिस इज 11.1। मतलब अगर हम इसे 4 मतलब वैसे तो मैं कहूंगा कि अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, और बोर्ड्स में थोड़ा टाइम होता है तो आप पूरा 1110 को 4.34 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है 4 3 12, यानी आंसर नियरर टू क्या होगा, नियरर टू दैट आंसर विल बी 4 3 12, 3 के आसपास। बट 3 से थोड़ा छोटा आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट इट एज 2.88 या 89 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी। दिस इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व। सी न्यूमेरिकल करने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा वैल्यूज पे भी ध्यान दो, ठीक है। वैल्यूज पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं वाटर में, देखो कितने आ रहे हैं, 10⁻⁻⁴। देखो कितना कम ऑक्सीजन डिसॉल्व है। तो आई गेस ये जो हमने एजम्पशन लिया है, ये जो हमने इग्नोर किया है, दैट इज करेक्ट। ये क्या है हमारा, सही। ओके नाउ तो ध्यान रहे कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, सारी वैल्यूज हमने सही लिखी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में भी तो पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डेटा, क्योंकि एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज, द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶। मतलब क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन हीलियम का मेंशन है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶,
डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर भी मोल होता है नीचे भी मोल, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। फाइंड प्रेशर ऑफ हीलियम अबव द सॉल्यूशन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम पूछा है। प्रेशर ऑफ हीलियम अबव सॉल्यूशन यानी हीलियम का जो अपना प्रेशर होगा इन एनी मिक्सचर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू है 144.97 किलो बार। अब जैसे ही हमने हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बार देखी, तुरंत हम समझ गए कि हमें फॉर्मूला यूज करना है P पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, हेनरीज कांस्टेंट ऑफ हीलियम एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्यों ये फॉर्मूला है? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, तो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की यूनिट सेम होगी। अब हम वैल्यूज रखने वाले हैं, तो हमें सॉल्व करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू 144.97, ध्यान दो ये किलो बार है। किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, 10⁻³ बार, एंड मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन which is 1.2 into 10⁻⁻⁶। प्योर कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूले में हम सीधे वैल्यू रख रहे हैं 144.97, कहीं ना कहीं 145 है, 10⁻³ और 10⁻⁻⁶, it will be 10⁻⁻³ and it is 1.2। ठीक है, और आई गेस हम इजिली पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम निकाल सकते हैं। टेक इट एज 12 एंड टेक इट एज 145, तो 12 5s are 60 and 12 4s are 48 plus 6 54, 12 1s are 12 plus 5 70, 1740 into 10⁻⁻3। अगर इसे 145 मानते हैं और इसे 1.2 मानते हैं तो ये हो जाएगा 174.0 into 10⁻⁻3। यूनिट पे जरूर ध्यान देना है कि इसकी यूनिट क्या थी, बार, तो ये भी किस में आएगा, बार। यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 0.174 बार। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं है वो डायरेक्ट फॉर्मूला देख के सॉल्व कर सकते हैं, बट काफी स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स में होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सर हमें ना स्टेप वाइज सॉल्यूशन नहीं मिलता है, हमें समझ ही नहीं आता आंसर कैसे आया। तो इसलिए मैंने स्टेप वाइज सॉल्व किया, बिकॉज बोर्ड में स्टेप मार्किंग है, यूनिट मिस कर गए नंबर चला जाएगा, कोई कैलकुलेशन वाला स्टेप मिस कर गए मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी लिख के दिखा रहा हूं, राइट। तो ये बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और अभी तक 2 न्यूमेरिकल किए, दोनों में यूनिट फॉर्मूला ये लगा है PKHX। आई होप आपको धीरे धीरे याद भी हो गया है कि P = KHX हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट, अगर एटमॉस्फेयर है या बार है या पास्कल है तो यही फॉर्मूला लगेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब कॉन्सेंट्रेशन वर्ड मेंशन है और सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हम मोल पर लीटर ही सोचेंगे, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज मींस मोलैरिटी। शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो ग्लास होता है उसमें कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। एज्यूम अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। सही भी बात है, वाटर का टेम्परेचर 25 होता है, रूम टेम्परेचर जो होता है। टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ऑब्वियस है, हमने एक ग्लास रखा है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर एज 0.78, और जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का वो एयर में 0.78 है। और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है मोल पर mm ऑफ मरकरी। ध्यान रखें ये मोलैरिटी है, मोल पर mm ऑफ मरकरी। तो स्क्रीन रोक के मैं तो यही बोलूंगा पीछे फिर जाके वो थ्योरी देखो जहां मैंने फॉर्मूला लिखवाया था C = KHP या P = KHC। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिखेंगे, क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि वो किस में होगा, मोल पर लीटर। फिर क्वेश्चन में गिवन है जो पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन का वो, तो एज्यूम अ टेम्परेचर ऑफ दिस, टोटल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज एयर इज 0.78। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन
नहीं पता, टोटल प्रेशर पता है। ये न्यूमेरिकल बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं। टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। मोल फ्रैक्शन को दो तरीके से डिनोट करते हैं, x और y। x इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड y इज मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज, यानी y ऑफ N2 इज 0.78। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, तो मैं आपके सामने दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं, P इक्वल टू KHC। बट आप प्रैक्टिस के साथ साथ समझ जाओगे कि हेनरीज कांस्टेंट यूनिट मोलैरिटी है, तो डेफिनेटली इसके साथ तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी होता है, तो ये मोलैरिटी इनवर्स होना चाहिए। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, C इज इक्वल टू KHP, राइट, C इक्वल टू KHP। अब हेनरीज कांस्टेंट यूनिट है, मोलैरिटी मींस मोल पर लीटर पर mm। ध्यान से समझना, क्योंकि यूनिट पर mm ऑफ मर्करी है, यानी प्रेशर किसमें होना चाहिए, mm में। किसमें होना चाहिए, mm में। तो सबसे पहले तो क्या मुझे निकालना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो प्रेशर किसका पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, बाय डाल्टन्स लॉ। 11th में हम डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल होता है। नाउ अब टोटल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.78। तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, it comes out to be 0.78 atmosphere, but unit mm of mercury है हेनरीज कांस्टेंट की। it shows that, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, mm। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 760 mm ऑफ मर्करी से। दिस इज द प्रेशर। अब ये जो प्रेशर है वो किस में आ गया, मर्करी में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.78 को 760 mm ऑफ मर्करी से मल्टीप्लाई करके, अब आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पता चल गया, हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट वैल्यू पता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.78 इंटू 760 इंटू KH इज 8.42 इंटू 10⁻⁻⁷, यूनिट लिख रहा हूं मोल बाय mm। ये किस में होता है, mm में। लिख इसीलिए रहा हूं ताकि हम समझ जाएं कि सिर्फ मोलैरिटी बच रहा है। क्या बच रहा है, मोलैरिटी। अब 0.78, 760, 8.42 इन सब को मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा, वैसे तो बोर्ड्स में हमारे टाइम होता है तो मैं तो बोलूंगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, बट अभी हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। टेक इट एज 0.8, ठीक है, टेक इट एज 800, तो 8.8 इंटू 800 इज 64। नाउ 800 था, ठीक है, तो 640 इसको हम मान लेंगे 8.42, इनको बड़ा किया तो इसको छोटा कर लेते हैं, इसे भी 8 मान लेते हैं। तो 640 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 512। तो इट मींस इसे 0.8, इसे 0.8 और इसे 8, तो 512 के आसपास हमारा आंसर बनता है। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, इट कम्स आउट टू बी, तो मैं इसे लिख रहा हूं 0.8 एंड 760 डेसिमल से 0 गया इंटू 8, ठीक है। तो 8,640 इंटू 8 512, 500 मतलब दोबारा 5120 इंटू 10⁻⁻⁷। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कम्स आउट टू बी, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 5.12 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर। तो ये अप्रोक्स है, मैं तो अभी यहाँ अप्रोक्स कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोलूंगा बोर्ड्स में आप क्या कहते हैं इसे ढंग से करेंगे। अभी रियल टाइम में इसलिए भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मे भी अगर टाइम नहीं मिला तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है। जैसे मुझे इसका आंसर याद है कि 4.99 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा, बट ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इसलिए भी बता रहा हूँ कि क्या कहीं ना कहीं आप लोग मेंस का एग्जाम भी आगे देंगे, तो उसके लिए भी कुछ हद तक हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एंड कैलकुलेशन पे ध्यान देना।
तो आई होप ये क्लियर है कि मैंने कैसे ये सॉल्व किया है। स्टेप 1 गिवन वैल्यू लिखो, स्टेप 2 फॉर्मूला लिखो कीपिंग यूनिट्स इन माइंड, स्टेप 3 कैलकुलेशन, स्टेप 4 आंसर विद यूनिट्स। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate solubility of CO2 in water at 298 Kelvin under 760 mm of mercury. तो this is pressure और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो this is partial pressure of CO2, क्योंकि डायरेक्टली कह रहे हैं कि CO2 वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, this pressure. KH मेंशन है 1.25 into 10⁻⁶ mm of mercury. Now let's solve this question. तो क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी पूछी है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं अभी दोनों तरीके से सॉल्युबिलिटी निकाल देंगे। सर एग्जाम में क्या करें? देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है ग्राम पर लीटर। इफ नथिंग इज मेंशन देन सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज ग्राम पर लीटर। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप एग्जाम में ग्राम पर लीटर तक आंसर कैलकुलेट करके आइए। एंड स्टैंडर्ड केसेस में तो देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑप्शन में यूनिट होगी, आइडिया लग जाएगा। सब्जेक्टिव में नहीं है तो स्टैंडर्ड तो ग्राम पर लीटर है, या मेंशन करना चाहिए कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट है 1.25 into 10⁶ mm ऑफ मर्करी। यहां से पता चला कि पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का that is 760 mm of mercury और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 1.25 into 10⁶ mm of mercury। तो फॉर्मूला यूज होगा P = KHX। यस, क्यों? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is equal to KH into में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट यूनिट में जैसे ही एटमॉस्फेयर या mm आ जाता है तुरंत समझ में आएगा कि सामने P आएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि प्रेशर में प्रेशर ऐड कर सकते हैं, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हैं, और फॉर्मूले के इधर और उधर दोनों का डायमेंशन सेम होता है। नाउ अब यहां पे अगर हम देखें तो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट क्या है, वो वैल्यू, तो दैट इज 1.25। अच्छा एक और चीज, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पूछी है तो हम प्रॉपर पूरा ग्राम पर लीटर तक आते हैं। तो जो स्टेप है ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं, एक एक स्टेप आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। KHX क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखने वाले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, जो CO2 गैस डिसॉल्व होगी वो वाटर के अमाउंट में बहुत कम होगी। और ये बात ट्रू है, हमने देखो न्यूमेरिकली भी सीखा है कि नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर आ रही है, दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 55.5। यहां पे अगर हम देखें तो वैल्यू जो कैलकुलेट करके पार्शियल प्रेशर था तो मोल फ्रैक्शन हीलियम का 10⁻⁻⁶ था। देखो कितना कम अमाउंट। ऐसे ही यहां भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन क्या है? 10⁻⁴। तो ये एजम्पशन हमेशा लेनी है, कभी भी इस बात को स्किप नहीं करना है। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो चलो पहले मैं मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, x निकाल देता हूं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड x। तो x ऑफ CO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाय KH, राइट। What is partial pressure of CO2? It is 760 mm of mercury। और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? तो दैट इज 1.25 into 10⁻⁶। ठीक है, तो दिस इज मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अगर यही आंसर निकालना है तो कैलकुलेशन करो, नहीं तो मेरा सजेशन है कैलकुलेशन लास्ट में करो एकदम। तो देखो क्या होगा। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, विच कम्स आउट टू बी 1.25 का डेसिमल हटा तो ऊपर क्या जाएगा? 2 0 जाएंगी, तो मैं ऊपर लिख देता हूं into 100। ओके,
एंड फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 760/125 इंटू 10 रेज टू पावर, एक जीरो ये रही, दो जीरो ये रही, तो 3 जीरो है, अच्छा मैं 2 ले रहा हूं, ठीक है। 10 रेज फॉर -4, 6 ऊपर गया -6 और 10 रेज फॉर 2, 760/125 ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब कैलकुलेशन आगे करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कम होंगे, बहुत ही कम होंगे, कम नहीं बहुत कम, तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया, 760/125। आप चाहो तो हर स्टेप में 5 से डिवाइड करके सॉल्व भी करते रह सकते हो। 5 1s 5 और 5 2s 5 5s 25, 5 2s 10 और ये 25 इंटू 10 रेज फॉर -4। वाटर की वैल्यू फिक्स है 1000/18 या 55.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 55.5 इंटू 10 रेज फॉर -4। हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स CO2 के निकालते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये 30 है और 11 से मल्टीप्लाई, 11 3 से 33, अप्रोक्सीमेटली 3.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा। एंड ऑल्सो ये तो आंसर आया मोल पर लीटर। अगर आप ग्राम पर लीटर में निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ CO2 क्या होगा, 3.4 इंटू 44 इंटू 10 रेज फॉर -2, दिस इज ग्राम पर लीटर। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में भी कैलकुलेशन करवा दी है, मैंने मोल पर लीटर में भी करवा दिया है एंड ग्राम पर लीटर पे भी, किसी भी फॉर्म में आंसर हो। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ध्यान रखना, आंसर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज ग्राम पर लीटर होता है इफ नथिंग इज मेंशन। नाउ लेट्स हेलो, so let's discuss this question. Assume that argon exerts a partial pressure of 6 किलोबार, यानी कि क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर गिवन है आर्गन का कितना, 6 किलो बार, 6 बार नॉट किलो बार, तो 6 बार इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। नाउ कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्गन इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी मेंशन है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आंसर इन ग्राम पर लीटर, तो आपको यहां तक जाना चाहिए। नाउ हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू 40 किलो बार, KH इज 40, ध्यान दें किलो बार, यानी इसे बार में कन्वर्ट करना है, तो इट बिकम्स 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बार। अब जैसे ही हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट बार में देख ली, हमें समझ आ गया फॉर्मूला यूज करना है P इज इक्वल टू KH/X, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती तो प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट यूनिट सेम हो गई। क्वेश्चन में निकालना है सॉल्युबिलिटी यानी X। व्हाट इज X? P/KH, यानी ऊपर प्रेशर और नीचे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। तो X ऑफ, अब मैं आपको तीनों स्टेज में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन एज वेल एज मोल पर लीटर एज वेल एज ग्राम पर लीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, तो तीनों चीजों में हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन बाय हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू फॉर आर्गन। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन? दिस इज 6 बार और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है देखिए, 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बार, तो 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 बार कैंसिल, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। एंड कैलकुलेशन की यहाँ पे हमारे लिए इजी हो गई है, तो इट इज अप्रॉक्स 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 4 × 4 राइट एंड 1.5 और ये 10 रेज़ टू पावर 3 ऊपर आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन जो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन प्लस वाटर, ये वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। एक और चीज भी है, आप इस वैल्यू को देख के समझ सकते हैं आंसर सही चल रहा है गलत। जैसे मान लो अगर एग्जाम में डाउट आ रहा है P इक्वल टू KHX लगाए हैं, X इक्वल टू KHP, तो ध्यान रखो X की वैल्यू लेस देन 1/2 तो होनी चाहिए, सॉल्यूट है और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, बट क्योंकि हेनरीज लॉ में गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में, तो यहाँ तो वैल्यू 0.01 से भी कम होनी चाहिए, 0.1 से तो कम होनी ही चाहिए। तो अगर यहाँ पावर -3 है तो आप सही जा रहे हो,
बट ये पावर प्लस में आ गई तो आप गलत जा रहे। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इट बिकम्स व्हाट 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि यहां हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल जो आर्गन के डिसॉल्व होंगे वो बहुत ही कम होंगे वाटर, क्योंकि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में वाटर में बहुत ही कम होती है। अब स्टैंडर्ड मोल पर लीटर निकालना है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स हमेशा 1000/18 होते हैं, मतलब 55.5। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 1.5। मैं स्टेप वाइज लिख देता हूं सो दैट कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जिन्हें कैलकुलेशन आती है दे कैन स्किप 1.5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स इज 1000/18। सी 10⁻³ और 1000 कैंसिल हो गया। ओके, एंड नाउ इट बिकम्स व्हाट 1.5/18 यानी 0.5/6 मोल पर लीटर। करेक्ट, तो ये आंसर आ गया हमारा मोल पर लीटर में। और 6 का हमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 6 का टेबल भी आता है। तो 0.06 2 6 3 18 0.833 मोल 0.0833 मोल पर लीटर इज अवर आंसर। बट लेट्स से मुझे ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो दिस इज इन मोल पर लीटर यानी मोलैरिटी। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से बाहर हो रहा है। अब ग्राम पर लीटर के लिए क्या हुआ, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास 0.0833। तो वेट ऑफ आर्गन क्या होगा 0.0833 इंटू मोलर मास ऑफ आर्गन। ये वैल्यू किस में आ गई, ग्राम पर लीटर में। क्लियर है? तो यहां से हमें समझ आ गया हीलियम, नियॉन, आर्गन। अब हमें पता है हीलियम इज 2, नियॉन इज 10, आर्गन इज 18, बट उसका मास 40। ठीक है, तो 0.0833 इंटू 40 एंड यू कैन कैलकुलेट इट नाउ। 4 ये इजी भी है हमारे लिए। तो 4 3 12 13 33 1 2 3 4 1 2 3 4 3.33 ग्राम पर लीटर इज अवर आंसर। ओके, तो इन दिस वे हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सॉल्युबिलिटी कितनी कम होती है, बट बोर्ड्स क्या है, सीधे प्रैक्टिस, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी तो हमारे पास पूरा 1 साल है, आराम से आप एक एक क्वेश्चन लगा सकते हो। नाउ ये जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं या कभी स्कूल में फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म मुश्किल आ जाता है तो ये क्वेश्चन आता है या इससे अगला क्वेश्चन आता है। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है at what partial pressure of oxygen will have a solubility, solubility मतलब ग्राम पर लीटर में वैल्यू दे रखी है 0.05 ग्राम पर लीटर। देखो मैं बोल रहा था ना कि सॉल्युबिलिटी कभी भी क्वेश्चन में हो तो ग्राम पर लीटर में ही निकालना होता है। तो सॉल्युबिलिटी इज 0.05 ग्राम पर लीटर। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 34.86 किलो बार, यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू देगी 34.86 किलो बार को हम कन्वर्ट कर लेंगे बार में, इट बिकम्स 34.86 इंटू 10⁻³ बार। एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन की डेंसिटी भी मान लेनी है और वाटर की डेंसिटी भी मान लेनी है। मतलब सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व हो जाएगा ऑक्सीजन उसके बाद भी डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम। और यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या कैलकुलेट करना है आपको, पार्शियल प्रेशर। अब अगर हेनरीज कांस्टेंट यूनिट मोलर पर एमएम होती तो क्वेश्चन आसान हो जाता, बट यूनिट है बार, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, P इज इक्वल टू KHX, क्योंकि जो हेनरीज कांस्टेंट यूनिट है वही प्रेशर की होगी। तो ये बार है और ये बार है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं सो दैट सेशन एंड होते तक आपके दिमाग में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। नाउ अब इसे हम सॉल्व करेंगे पूरा ग्राम पर लीटर तक। ठीक है, कैलकुलेशन एंड में करेंगे।
रीजन बीइंग बोर्ड्स में स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग होती है, बिगिनिंग में ही गलती करती है, आगे टीचर देखेगा नहीं, काट देगा। तो इससे अच्छा स्टेप वाइज करते तो लास्ट में गलती होगी, हाफ मार्क जाएगा कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू KH, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है इसलिए मैं बार बार यही लिख रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ, इक्वल टू KH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और यहां मैं ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 1000 बाय 80। सॉल्युबिलिटी 0.05 ग्राम पर लीटर, यानी कि यहां से मुझे समझ आया कि जो वेट है, चलो कोई नहीं हम आगे चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 18 बाय 1000, राइट। अब ये जो वेट है, दिस आंसर इज ग्राम पर लीटर, ध्यान देना है, दिस आंसर इज इन ग्राम पर लीटर। अभी तक हर मेथड में, थ्योरी में भी ये चीज एक्सप्लेन की है डिटेल में, तो आई होप किसी को ये डाउट नहीं आ रहा है कि क्यों ये ग्राम पर लीटर है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर लिया यानी 1000 ml, इसीलिए वाटर का मास हो गया 1000 बाय 18। तो हमेशा वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स 1000 बाय 18 लेते हैं, वो कब लेते हैं, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन को इस तरफ रखूंगा, बाकी सब उधर ले जाऊंगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 1000, ये डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर ऊपर आ गए, और वेट ऑफ ऑक्सीजन की तो नीड नहीं है, और हेनरी इज कांस्टेंट इनटू 18 इधर। नाउ इट्स टाइम फॉर कैलकुलेशन। ओके, बट व्हाई आई एम डूइंग कैलकुलेशन, मतलब ये मैंने क्यों किया, क्वेश्चन में तो पार्शियल प्रेशर ही निकालना था, तो वेट इज गिवन, तो बस मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH which is 34.86 into 10 raised power 3. Weight of oxygen is 0.05 ग्राम पर लीटर, तो लिख देते हैं इसको भी 0.05 into 18। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 into 1000। आई गेस कैलकुलेशन हमारे लिए ठीक ठाक आसान लग रही है। 10 raised power 3 और ये 10 raised power 3 ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये 32 एंड 18 दैट इज अगेन, मैं इसे देख लेता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 34 बाय 32 है, 1.1 के आसपास होगा। 1.1 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो वहीं रहने वाला है 0.05। 0.05 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9, तो मतलब कहीं ना कहीं आंसर क्लोज टू 18 5 90, और ये हो गया लगभग 1, और ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये 34 है और ये 32 है, 1 से थोड़ा ज्यादा, ये 5 से थोड़ा ज्यादा। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम क्या कर रहे हैं, देखो 34 और 32 है, 34 32, 1.1 ही जाएगा ये 2 तक। वो 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 को, तो वो पॉइंट, क्योंकि 1 है तो वो 0.05 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 0.052, उसे 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो वही रहेगा। एस्टिमेशंस हमें समझ आ गया कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये 0.05 से थोड़ा सा ज्यादा, 18 5 90, ये 1 के आसपास आंसर आ जाएगा, तो 0.98 बार, तो दैट इज आवर अप्रोक्सीमेट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस दिस क्वेश्चन। एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और वो 1:4 रेशियो में है, और आपको ये भी बताना है 1:4 रेशियो में कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी, आपको सॉल्युबिलिटी रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वाटर में जो डिसॉल्व हो रहा है उस टाइम प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, एट विच, अब हेनरीज कांस्टेंट भी पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का हेनरीज कांस्टेंट है 3.3 into 10⁻⁷ टॉर,
नाइट्रोजन का हेनरीज कांस्टेंट मिस हो गया है, तो दैट इज हेनरीज कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। ये लगभग ऑक्सीजन का डबल होता है, 6.67 या 66 इंटू 10⁻⁷ टॉर, राइट। अब देखिए जब ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा डाउटफुल, मतलब सबसे ज्यादा डाउट पूछते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। रीजन बीइंग बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। अगर हमसे बोला गया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 20% इज टू 80% है अप्रॉक्स, थोड़ा सा आई नो 2179 चलता है, बट क्या हमने कभी सोचा ये परसेंट बाय व्हाट क्या है? तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट में एयर है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है दैट परसेंटेज इज बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोल परसेंटेज इज सेम बाय, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां जहां प्रेजेंट है वहां कंडीशन सिमिलर है, मींस टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम। तो अगर कभी भी लिखा है 20% और 80% तो दैट इज बाय वॉल्यूम और बाय मोल। तो यू कैन से दैट रेशियो विल बी 1:4। तो ये मोलर रेशियो है, आपको समझना है कि मोलर रेशियो है, मतलब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और मैं इसी मोलर रेशियो का यूज करूंगा। तो इस क्वेश्चन में डाउट होने का सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि ये समझ नहीं आता ये 1:4 मोलर रेशियो का यूज क्या है। तो 1:4 मोलर रेशियो में मोल फ्रैक्शन बताता है, तो लेट से वो एक कॉमन मल्टीपल जो हमेशा हम मानते हैं यहाँ पे a मान लेते हैं, क्योंकि x को हम मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट कंसीडर कर रहे हैं एंड y को मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के a हो जाएंगे, तो a + 4a and it comes out to be 1/5. Now, what is the mole fraction of nitrogen? Obviously, sum of mole fraction is 1. So it will be 1 minus 1/5 means 4/5. Also, मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन को y से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x से क्यों नहीं कर रहा? Because y represent mole fraction in gaseous phase and x represent mole fraction in liquid या aqueous solution. Now, अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि आपको सॉल्युबिलिटी रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, सॉल्युबिलिटी सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि मोल फ्रैक्शन में बताएं, मोल पर लीटर में बताएं, और स्टैंडर्ड ग्राम पर लीटर में इफ नथिंग इज मेंशन बताना होता है। तो यहाँ मेंशन कर दिया है कि मोल फ्रैक्शन की टर्म में बताइए। तो अब हम सबसे पहले हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज देखते हैं। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज क्यों देखते हैं हम, कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यूनिट है टॉर, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट यूनिट प्रेशर है, तो वो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन से कंबाइन होगा। तो हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग दोनों तरफ की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये एटमॉस्फेयर है तो ये भी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये टॉर है तो ये भी टॉर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अब हमें अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू फॉर ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन, ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कैसे निकालेंगे, बाय डाल्टन्स लॉ। तो सेकंड केस जो यहाँ पे होगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो क्यों, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट कहता है कि जो भी गैस डिसॉल्व होगी उसी गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर पे नहीं। ठीक है, टोटल प्रेशर किसी और कारण से भी बढ़ रहा हो और अगर पार्शियल प्रेशर उस गैस का सेम है तो सॉल्युबिलिटी रिमेन अनचेंज। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किससे पता चलता है, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ने कहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, वैसे तो उसका कहना है कि नॉन रिएक्टिंग गैस में टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के। इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ये भी कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। Now total pressure is 1 atmospheric pressure. Atmospheric pressure means 1 atmospheric pressure. तो ये हो जाएगा 1 into में मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 1/5। तो पार्शियल प्रेशर इज क्लियरली 1/5 या 0.2। वो हम देख लेंगे, कैलकुलेशन किससे इजी होगी उसी से सॉल्व कर लेंगे। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 4/5,
टोटल प्रेशर इज 1, तो इट कम्स आउट टू बी 0.8 एंड ऑब्वियसली यूनिट क्लियर है, इधर एटमॉस्फेयर है तो इधर भी हम एटमॉस्फेयर लेके चल रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग, हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट टॉर है, तो आपको इसे टॉर में चेंज करना चाहिए, अभी आगे चल के देखते हैं। क्योंकि यहाँ रेशियो निकालना है तो हम बहुत ज्यादा इस चीज से बॉदर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे दो वैल्यूज बतानी, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से बाहर जाऊंगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.2 and Henry's constant for oxygen is 3.3 into 10 raised to power 7 torr into mole fraction of oxygen, ये मुझे कैलकुलेट करना है। C, अगर ये एटमॉस्फेयर है और ये टॉर है तो डेफिनेशन वाइज मैच नहीं कर रहा है, लेकिन तो लेट से मैं टॉर को चेंज कर देता हूं किसमें, एटमॉस्फेयर में, किससे, डिवाइडेड बाय 760, बिकॉज 760 mm ऑफ मर्करी को ही 760 टॉर कहते हैं। ठीक है, टॉर इज नथिंग बट mm ऑफ मर्करी। ओके, नाउ लेट्स राइट सेकंड इक्वेशन। तो मैं 760 को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। नाउ लेट्स राइट सेकंड इक्वेशन फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। दैट कम्स आउट टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8 एटमॉस्फेयर इक्वल टू, वैल्यू है इसकी ऑक्सीजन के हेनरीज कांस्टेंट की 6.6 into 10 raised to power 7 torr into में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब टू मेक थिंग्स इजी, हम चीजों को आसान करने के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में इसको टॉर में चेंज कर लेते हैं। तो देखो आपको समझ आ रहा है कि मैं इसको, इस चेंज को करूं या ना करूं। रेशियो कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर रेशियो कैलकुलेशन, बट अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी कैंसल आउट। नाउ अब यहां से हमारे पास रेशियो भी आ गया है, इट कम्स आउट टू बी 1/4 एंड इट बिकम्स 1/2 दिस। तो रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कितना आया, 1/2। ओके, तो दिस इज द रेशियो, मींस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर में जितना पार्ट ऑक्सीजन में डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन का होता है, उससे ज्यादा डबल क्या डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजन डिसॉल्व होती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल। तो मैं कहूंगा कि जब भी आप फिनिश करें लेक्चर तो आप इसको एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स करके देखें, और फिर डाउट होता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए रिविजिट करें। और अगेन क्या होता है कि कई बार लेक्चर देखते हैं ऐसा लगता है ये पॉइंट फिर कभी देखना पड़ता है, तो ऐसा टाइम स्टैम्प कमेंट भी कर सकते हैं कि रिविजिट एंड अपना टाइम स्टैम्प डाल दो। इससे क्या है कि फिर कभी इस लेक्चर पे आके सीधे वो पर्टिकुलर पॉइंट आप वीडियो का देख सकते हैं। और ऑल्सो ये मुझे भी हेल्प मिलेगी, लेट से कोई एक रिविजिट टाइम स्टैम्प सभी का सेम है तो मैं उस पर शॉर्ट्स बना दूंगा, तो इससे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा। नाउ तो टिल नाउ हमने क्या किया, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हेनरीज लॉ, जो कहता है कि उस गैस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। फिर हमने डिस्कस किया कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर हमने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए। अब हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन करते हैं कि जो हम हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है, वाई। ठीक है, तो हेनरीज लॉ की सबसे कॉमन एप्लीकेशन अगर देखा जाए इन कोल्ड बेवरेजेस, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जिसे हम बोलेंगे एरेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक्स में फ्रूटी भी आ जाएगी, तो एरेटेड ड्रिंक्स कहना बहुत जरूरी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, राइट। तो ऑल एरेटेड ड्रिंक्स की प्रिपरेशन में हम हेनरीज लॉ यूज करते हैं। जितने हाई प्रेशर पे वो कंबाइन होगी उतना ही इजिली वो ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व, उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों फ्रूटी अप टू द नेक फिल्ड होती है एंड कोक की बॉटल में थोड़ा स्पेस होता है, वो अप टू द नेक फिल्ड नहीं होती। नाउ यू कैन थिंक सेकेंड पार्ट, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, रेस्पिरेशन। दूसरा एप्लीकेशन है इसका रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन, कि जब हम क्या कहते हैं हमारी बॉडी में हार्ट, मतलब देखिए बायोलॉजिकली बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, ऊपर से समझा रहा हूं कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इतनी देर में प्रोसेस हो जाता है एंड CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो रेस्पिरेशन में भी इसकी हेल्प मिलती है। थर्ड, फॉर स्क्यूबा डाइवर्स। अब ये जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं
जब वो नीचे डाउन द सी जाते हैं तो सी लेवल पे प्रेशर रहता है सेम, जब बिलो सी लेवल जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैस डिसॉल्व होगी एंड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वो ज्यादा डिसॉल्व होगी। अब अगर ज्यादा डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, अगर हम सडनली ऊपर आ गए एकदम से तो डिसॉल्व ऑक्सीजन एकदम से रिलीज होगी एंड दैट कैन कॉज समटाइम्स फैटल, कि एकदम से गैस रिलीज होगी, हो सकता है कोई नर्व या कुछ इंजरी हो जाए। एंड स्लोली भी जो गैस रिलीज होती है उसकी वजह से काफी ज्यादा नसों में दर्द होता है। दिस इज कॉल्ड एज बेंडिंग। क्या बोलते हैं इस डिजीज को? बेंड बोलते हैं। तो स्क्यूबा डाइवर्स के लिए कैसे हेल्प होता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में थोड़ा सा हीलियम एक सफिशिएंट अमाउंट में ऐड करते हैं सो दैट उतना ही ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिक्वायर्ड है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे ब्लड में जितना डिसॉल्व होना चाहिए, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है तो हीलियम उसमें ऐड कर देते हैं सिलेंडर में। अब जब जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो उस हिसाब से ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होती है जितनी ऑलमोस्ट होनी चाहिए। तो इस डिस्कशन में हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्क्यूबा डाइवर्स का जो सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन होता है और कुछ अमाउंट में हीलियम ऐड कर देते हैं। पहले नाइट्रोजन गैस ऐड करते थे, लेकिन नाइट्रोजन गैस हमारी बॉडी में जाता है तो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अदर प्रॉब्लम्स भी अराइज होती थी। इसलिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन को हीलियम से रिप्लेस कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है बेंड। क्या यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या स्क्यूबा डाइवर्स को ये बोला जाता है कि सडनली ऊपर आ जाओ, नेवर। एकदम से ऊपर आ गए तो वो बर्स्ट हो जाएंगे। सेम भी जो एक्वेटिक एनिमल्स नीचे होते हैं वो भी अगर एकदम से ऊपर आ गए तो दे विल आल्सो एक्सप्लोड। क्यों? क्योंकि इतनी तेजी से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी कि फिशेस वगैरह एक्सप्लोड हो सकती है। इसीलिए चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स, वो धीरे 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 सरफेस पे आते हैं। नाउ 4th पॉइंट, अगला एप्लीकेशन इसका क्या है, सेम यही एप्लीकेशन एग्जैक्टली हाई माउंटेन्स पे भी होता है कि ऊपर माउंटेन्स पे गए तो प्रेशर क्या है, कम, तो जितनी ऑक्सीजन चाहिए ब्रीद इन के लिए उतनी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाने की जरूरत है। तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, राइट। तो दीज आर द एप्लीकेशंस, ये हमारी एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की डे टू डे लाइफ में। अब लिमिटेशंस, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या है, मतलब हेनरीज लॉ हम कहां यूज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लिमिटेशन हेनरीज लॉ की है कि जो गैस है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर रिएक्शन हो गई तब लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब अदर फैक्टर्स, ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन का होना, बहुत सारे फैक्टर, एक्सो है, एंडो है, वो मैटर करेंगे। तो यहां पे फर्स्ट थिंग हम ये बोलेंगे कि नॉन रिएक्टिंग गैस, इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैस ऑल्सो। सेकेंड थिंग क्या है, जब ये हेनरीज लॉ हमने फॉर्मुलेट किया या बनाया या डिफाइन किया, उस टाइम हमने गैस का आइडियल बिहेवियर कंसीडर किया। गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल। अब आप सोचिए कोई भी गैस आइडियल कब होती है, कैन यू थिंक? तो ये हमने 11th में गैसियस स्टेट में रियल गैस में पढ़ा है कि अगर गैस को आइडियल रहना है तो एनी गैस इज आइडियल एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है अगर वेरी हाई, अगर हाँ हाई टेम्परेचर, नॉट लो, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो है बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आइडियल गैस क्या होती है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो जो हेनरीज लॉ है वो कहां एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर, मतलब आइडियल गैस, जब गैस आइडियल रहे। अब गैस आइडियल कहां होती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। यानी कि हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल at low temperature and high pressure। ठीक है, तो मैं ऐसे एक लाइन और लिख देता हूं, नॉट एप्लीकेबल एट लो टेम्परेचर एंड नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे एप्लीकेशन के साथ एक और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट याद आती है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो आप बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लास्ट में हमारे पास आते हैं, ये एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। तो पहला क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, क्या रीजन है इसका? यही रीजन है कि कोल्ड वाटर मतलब लो टेम्परेचर, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगी और उतना बेटर होगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एंड डीप सी। समुद्र में गहराइयों में मिलते हैं। क्यों? जितना नीचे होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा और ऑक्सीजन उनके बॉडी में उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो ये क्वेश्चन है कि आपको सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। So here we finished all objective questions as well as subjective questions and numericals, क्योंकि subjective question हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, एप्लीकेशन, लिमिटेशन ये आता है, ऑब्जेक्टिव इसी का ही बन जाता है एंड बोर्ड्स में आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। एंड यस स्टूडेंट, अगर आपने सारे कंसेप्ट को ढंग से समझा है तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये ढंग से समझा है तो आप जाके जेईई मेंस या नीट का क्वेश्चन हेनरीज लॉ का लगा के देखिए, यू विल एबल टू अटेम्प्ट। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि कुछ कुछ चीजें जेईई मेंस के लिए क्या बोर्ड में है और क्या जेईई मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। बट इस टॉपिक के लिए अगर मैं बात करूं तो इस टॉपिक को यहाँ पे अगर तुमने पूरा ढंग से सुना है, समझा है, तो आप जाके अगर जेईई के एस्पिरेंट्स हैं तो उसके क्वेश्चन इस टॉपिक पे लगा के देख लें। नीट में ये नहीं कह रहा आप जेईई नीट की तैयारी करिए, फॉर मोर कॉन्फिडेंस जेईई और नीट के क्वेश्चन जाके लगा लीजिए। थैंक यू।